नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। इस समय आप लोग दो शब्द सुन रहे होंगे, एक तो आर्थिक सर्वेक्षण, एक बजट। आर्थिक सर्वेक्षण होता है जो साल गुजर गया ना, उसका लेखा जोखा, उसकी उपलब्धियां। और बजट होता है आने वाले साल के लिए। बजट आप लोग भी तो बनाते रहते हैं कि आगे आने वाले समय में कितना खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, कहाँ से आय होगी। तो उसी तरह से बजट। देखिए बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। वैश्विक नहीं, घरेलू स्तर पर ही लिखनी होगी विकास गाथा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कहा जा रहा है, वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण ने बयां की तस्वीर। 4 स्तंभों पर टिकी होगी विकास की गाथा। देश में सुधार की राह को करना होगा तेज। 7% से कम विकास दर रहेगी आगामी वित्त वर्ष 2025-26 में। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और 2013-14 से अब तक विकास दर आप देख लीजिए। ये आप देखिए 2013-14 में कितनी 6.4% थी, 2014-15 में 7.4, 2015-16 में 8%, 2016-17 में 8.3%, 2017-18 में 6.8, 2018-19 में 6.5, 2019-20 में 3.9 और फिर 2020-21 में -5.8 चली गई थी कोरोना महामारी के समय। फिर 2021-22 में 9.7%, 2022-23 की बात हो रही है, आप देखेंगे 7%, 2023-24 में 8.2%, 2024-25 में आप देखिए 6.4%। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और आप देखिए भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए डॉलर टर्म में सालाना 10% की नॉमिनल चालू मूल्य पर विकास दर हासिल करनी होगी। हालांकि अब भी भारत दुनिया का सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बना रहेगा, वैसे ही तेजी देकर अपनी विकास यात्रा को मंजिल तक पहुंचाना भी होगा। भी अनंत नागेश्वरन कह रहे हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है अगले 1 दशक तक 8% की वृद्धि दर जरूरी है। सरकार की दिशा विकसित भारत की ओर है, इसके लिए शर्त यह है कि 1 दशक तक 8% की ग्रोथ रेट बढ़ी रहनी चाहिए। आप देखेंगे गरीब व मध्य वर्ग पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी, मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बजट में मध्य वर्ग के लिए विशेष प्रावधान के दिए संकेत। सत्य में नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी अहम निर्णय लिए जाने का दावा है। आने दीजिए बजट, फिर देखते हैं क्या होता है। सोनिया ने राष्ट्रपति को बिचारी बताया, मचा राजनीतिक बवाल। हमारे देश में आप सभी जानते हैं कि राजनीति खूब होती है, ज़्यादा आप लोग सोचा मत करिएगा। और आप सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी कांग्रेस की लीडर है। दिल्ली में मतदान से 5 दिन पहले 8 विधायकों ने छोड़ी आम आदमी पार्टी। अब आप देखिए जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा वो तो नॉर्मल सी बात है, छोड़ेंगे, आप सभी जानते हैं जिनका टिकट कटेगा। देखिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और अतीसी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। और अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए कम से कम, अधिकतम उम्र की सीमा कोई नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। महाकुंभ, अब प्रत्येक प्रवेश मार्ग पर पैरामिलिट्री के जवान होंगे यहाँ। और अभी आपने देखा है ना, संगम तट पर भगदड़ जो मच गई थी, 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, तो उसी को लेकर बातें हो रही है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है क्या, प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, यहाँ महाकुंभ हो रहा है ना। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। नौकरी पाने के लिए रिश्वत देने वाले पर भी चलेगा मुकदमा। हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केस फॉर जॉब मामले में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। और सही बात भी है कि जो आप देखते हैं कि पैसे ले रहा है वो भी दोषी है और जो दे रहा है वो भी दोषी है, समझ रहे हैं आप लोग। और आप देखेंगे कि इसमें
जिस तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 34 के तहत मामला दर्ज है, आरोपी ने शिकायतकर्ता से 5.15 लाख रुपए लेकर उसे और उसके दोस्त को हाईकोर्ट में नौकरी दिलाने का झूठा वादा किया था। कार्रवाई हुई तो मानेंगे, सत्ताधारी दल के दबाव में हुआ फैसला। यमुना में पानी में हरियाणा सरकार द्वारा जहर मिलाने के आरोपण पर आजकल चुनाव आयोग को शिकायत कर दी ना बीजेपी ने, और किसने? कांग्रेस ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया था। तो उसी को लेकर बात हो रही है कि हो सकता है चुनाव आयोग अरविंद केजरीवाल पर कुछ कार्रवाई करे और प्रतिबंध लगा दे, हो सकता है प्रचार, चुनाव प्रचार के लिए। मंदिरों में वीआईपी दर्शन सरकार का नीतिगत मामला है। ये सुप्रीम कोर्ट शीर्ष अदालत का मंदिरों में वीआईपी दर्शन पर सुनवाई करने से इनकार और पर मंदिरों में प्रवेश की कोई विशेष सुविधा नहीं देने की राय दी। और एक बात आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में वीआईपी कल्चर तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखते हैं कि मंदिरों में भी जाकर देख लीजिए आप लोग, एक वीआईपी गेट होता है, आप जाके देखिए वहाँ। ये बड़ा लेकिन गलत तो है, ये आप देखते हैं। वीआईपी दर्शन शुल्क के तहत मंदिर विशेष त्वरित दर्शन कराने की प्रथा अनुच्छेद 14 और 21 के सिद्धांतों का उल्लंघन कहती है, ऐसा कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को फिर दी चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी और कहा, अगर डॉलर में कारोबार करने को हतोत्साहित किया या फिर डॉलर को दूसरी मुद्रा से स्थानांतरित करने की कोशिश की तो अमेरिकी बाजार के द्वारा उनके लिए बंद कर दिए जाएंगे। यह पिछले एक महीने में ब्रिक्स संगठन को राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से दूसरी बार चेतावनी है। और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि देखिए, अमेरिका को पहले देखेंगे वो कौन? डोनाल्ड ट्रंप। और इसलिए भारत को भी चिंता जतानी चाहिए, सोचना चाहिए। 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी ब्रिक्स की, और इसमें आप देखते हैं कि कितने, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात आप देखेंगे इसमें सदस्य। रोहिंग्याओं को सरकारी लाभ देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दस्तक। याचिका में बिना आधार कार्ड और नागरिकता के ही मांगी सभी सुविधाएं। साहिनवाल, कालिंदी को खजूरी खास में आप देखते हैं कि रह रहे रोहिंग्या। देखिए, बाहर से लोग क्या करते हैं कि आ जाते हैं, अवैध रूप से यहाँ रहने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, आप देखते हैं कि यहाँ से आप बहुत सारे लोग भारत में रह रहे हैं अवैध रूप से। ये आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन खूब राजनीतिक गर्मियाँ बढ़ी हुई हैं यहाँ तो, ये तो आप सभी जानते हैं। आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहे हैं। अब तक चुनाव में बांटने के लिए लाई गई 194 करोड़ रुपए की वस्तुएं जब्त हुई हैं। एक और आपको बात बता दूं भाई कि ये तो वो हैं जो जब्त कर ली गई, जो जब्त नहीं की होंगी वो कितनी होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। बजट से पहले राष्ट्रपति ने किया संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित। कहा कि सरकार का एक ही मंत्र है, विकसित भारत का निर्माण। महिलाओं के नेतृत्व में विकास का केंद्र सरकार का प्रयास, मुर्मू कह रही हैं। मोदी के तीसरे कार्यकाल में 3 गुना गति से हो रहा है काम। अभिभाषण के अंत में खड़गे राहुल गांधी ने भी मेज थपथपाई। और ये तो परंपरा है, देखिए एक तरह से 2 नदी जोड़ों परियोजनाओं पर बड़ी आगे सरकार। मुर्मू ने कहा कि सरकार देश में सूखा प्रभावित क्षेत्रों की सिंचाई व पेयजल मुहैया कराने के लिए 2 ऐतिहासिक नदी जोड़ों परियोजनाओं पर प्रगति है। कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को करोड़ों लोगों व पार्वती और काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट से राजस्थान मध्य प्रदेश के निवासियों को लाभ मिलेगा। सुविधाएं बढ़ने से घट रहा है इलाज पर खर्च। राष्ट्रपति ने कहा कि समाज के हर वर्ग को सस्ता व गुणवत्तापूर्ण इलाज मुहैया कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अस्पताल में बेहतर सुविधाओं व इलाज के विकल्पों से स्वास्थ्य खर्च पर कमी आई है। आयुष्मान योजना से बुजुर्गों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। जो आयुष्मान योजना है ना, इससे गरीबों को बहुत सारा फायदा मिल रहा है, 5 लाख रुपए मिलते हैं ना। राष्ट्रपति ने यह भी कहा, डिजिटल फ्रॉड, साइबर क्राइम व डीप फेक जैसी उभरती हुई तकनीकें भारत की सामाजिक आर्थिक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। साइबर सिक्योरिटी में सक्षमता हासिल करने पर सरकार लगातार काम कर रही है। वैश्विक अस्थिरता के माहौल में भारत आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थायित्व के स्तंभ के रूप में उभर रहा है और दुनिया के लिए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सरकार पूर्वोत्तर के लोगों की आकांक्षाओं के प्रति सचेत है और उनकी अलगाव की भावनाएं दूर करने के लिए काम किया है।
दलित, पिछड़े एवं आदिवासी समुदाय सरकारी योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं। दशकों तक अनदेखी के शिकार रहे हैं। आदिवासियों के कल्याण को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। देश ऐसे भविष्य को आकार दे रहा है जहां संस्कृति एवं विकास साथ साथ चलेंगे। सरकार ने सदैव संविधान द्वारा रेखांकित मौलिक सिद्धांतों को अपनी नीतियों के मूल में रखा। सरकार ने खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना जैसी पहलों के जरिए खेल ढांचे को मजबूत करने में की महत्वपूर्ण कदम उठाए। किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रही है। शहरों के निकट 12 औद्योगिक स्थल 100 औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए 28,000 करोड़ निवेश करने का निर्णय लिया है। भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और ऑर्डर किए गए 1700 से अधिक विमानों के संचालन के हवाई अड्डों की संख्या बढ़ रही है। मिशन मौसम भारत को हर मौसम के लिए तैयार और क्लाइमेट स्मार्ट बनाएगा। इस पहल से देश के किसानों को काफी लाभ होगा और देश की सीमाओं की रक्षा करने और आंतरिक सुरक्षा की सुनिश्चित करने के लिए सरकार ऐतिहासिक पहल की है। एक देश एक चुनाव में वक्फ कानून में संशोधन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर सरकार ने तेजी से प्रगति की है। वह दिन दूर नहीं जब कोई भारतीय स्वदेशी अंतरिक्ष यान गगनयान में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से सरकार विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था स्थापित कर रही है। ये राष्ट्रपति जी कह रही हैं। और देखिए एक और आप लोग बता दीजिए। चलिए आप लोग बताइए, आपसे सवाल है मेरा, क्या हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है और इसके बारे में आप लोग बताइएगा। ठीक है, ऐसा पहली बार है जब संसद सत्र के पहले विदेशी चिंगारी नहीं आई। ये मोदी जी राहुल गांधी पर आप देखते हैं कि टारगेट कर रहे हैं। निजी संस्थाओं को आधार प्रमाणीकरण के उपयोग की अनुमति मिली है। केंद्र सरकार ने आधार में संशोधन कर निजी संस्थाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने का अनुमति दी है। इस संदर्भ में शुक्रवार को अधिसूचित किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर 2018 में आधार अधिनियम की धारा 57 के दुरुपयोग के लिहाज से अति संवेदनशील बताया था। यह धारा निजी संस्थाओं को व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए आधार प्रमाणीकरण प्राप्त करने और उसके प्रयोग का अधिकार देती है। ठीक है, और अब सरकार ने सुशासन, सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान संशोधन नियम 2025 के लिए आधार प्रमाणीकरण को अधिसूचित किया है। और आप देखेंगे कि आईटी मंत्रालय के अनुसार संशोधन का उद्देश्य सुशासन, सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान प्रसार को बढ़ावा देने के लिए आधार प्रमाणीकरण के दायरे व उपयोगिता को बढ़ाना है। संशोधन से लोगों को ई कॉमर्स, यात्रा, पर्यटन, आतिथ्य और स्वास्थ्य क्षेत्र आदि की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। एक देश एक चुनाव के पक्षकारों से मंत्रणा करेगी संसदीय समिति। व्यापक सहमति के लिए पूर्व जजों, चुनाव आयोग व दलीय दलों की बैठकें होंगी। समिति के अध्यक्ष चौधरी बोले, विभिन्न साझेदारों व निकायों की सूची तैयार है। एक और आप देखिए, एक देश एक साथ चुनाव की बात हो रही, विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ हों, उसी के साथ स्थानीय चुनाव भी हो जाए। और पहले भी आप देखते थे होते थे 1967 तक साथ में ही होते थे विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव। फिर वो क्रम बदल गया, कुछ समय से पहले कुछ विधानसभाएं भंग कर दी गई, फिर चुनाव, लोकसभा के चुनाव भी समय से पहले करवा दिए गए। भारत और अमेरिका तैमूर राणा के जल्द प्रत्यर्पण को लेकर कर रहे हैं काम। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को मुंबई हमले के आरोपित की समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी ना। ये मुंबई हमले का में शामिल उसी की बात हो रही है। ये आप देखेंगे, मीडिया से जुड़े कानून में सख्ती जरूरी है, संसदीय समिति कह रही। तेजी से बढ़ती पेड न्यूज, फेक न्यूज, सनसनी फैलाने वाली खबरों पर जताई चिंता। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट को मजबूत कर इसके दायरे में लाएं न्यूज पोर्टल। चुनाव आयोग मतदान की वीडियो क्लिप से संभाल कर रखे। शीर्ष अदालत ने दाखिल याचिका में कहा गया कि एक मत डालने में लगते हैं 60 से 90 सेकंड, इतने मतदाता नहीं डाल पाएंगे वोट। कोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाब दाखिल के लिए दिया 3 हफ्ते का समय। 1500 वोटरों की संख्या एक मतदान केंद्रों पर करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने दिया यह आदेश। 15 जनवरी को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार एवं चुनाव आयोग की जवाब मांगा था। अब देख लीजिए, राजनीति की बातें हो रही हैं। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में खर्च किए 1737 करोड़। पार्टी ने चुनाव आयोग को सौंपी गई व्यय रिपोर्ट में दी जानकारी है। नफा नुकसान की राजनीति में कांग्रेस का 40%, मुस्लिम व भाजपा का 4 पर दाव लगा है। छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव की बात हो रही है।
हिमाचल में आईएफएस अफसरों का कैडर 113 से 83 करने की तैयारी हो रही। हिमाचल में खर्च कम करने की कवायद। एक आईएफएस अफसर पर 45 लाख वार्षिक खर्च होता है। केंद्र ने नए आईएएस आईपीएस अधिकारियों को लेने से पहले ही इनकार कर चुकी है राज्य सरकार। बुरी स्थिति चल रही है, आर्थिक स्थिति। शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। भगवान कल्कि का अवतार बताकर ट्रेनी आईपीएस ने दी 2 चूहों की बलि। देख लीजिए भाई। पाक के मौलानाओं के संपर्क में संभल के युवा। यहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ हिंसा भी हुई थी जब शाही मस्जिद के पास आप देखते हैं कि सर्वेक्षण के लिए हो रहा था ना, हरिहर मंदिर होने की बातें की जा रही हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर कोलकाता के कॉलेज में पुलिस की निगरानी में होगी सरस्वती पूजा। बाहरी मुस्लिम युवाओं पर पूजा के आयोजन में बाधा डालने का आरोप लग रहा है। यार खूब चलती रहती हैं इस तरह की बातें। ये अन्न प्रसादम ट्रस्ट को दिया 1 करोड़ रुपए का जुर्म, क्या दान। चेन्नई की एक भक्त ने। दहेज हत्या मामले में बार बार एक जैसी गलतियां कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा। दहेज हत्या क्रूरता के लिए दोषी करार व्यक्ति को किया बरी। इसमें दोस्त दरगाह पर उर्स आयोजित करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में उर्स के लिए शीश कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका। गुजरात सरकार ने कहा सरकारी जमीन पर सभी अनाधिकृत निर्माण ध्वस्त किए हैं। चलिए एक बार गुजरात को देख लीजिए। आप देखेंगे प्रधानमंत्री साहब यहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लग गई। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लग गई। और 1 मई 1960 में राज्य बनाया गया था। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। और 1,94,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गुजरात आपका। महापंचायत में जाने से रोका तो विधायक समर्थकों को पुलिस पर पथराव। ये सब आप देख रहे हैं कि विधायक और पूर्व विधायक के बीच चल रहा है ना विवाद खूब। तापमान बढ़ा तो घट जाएगा गेहूं का उत्पादन। मौसम में हो रहे बदलाव से ने किसानों की चिंता बढ़ाई। हल्की सिंचाई करने की सलाह दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ। पौधों की बढ़त भी होगी इससे प्रभावित। सिक्किम में बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा खतरा। सिक्किम को भी एक बार देख लीजिए। ये है सिक्किम। और देखिए सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगती है। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि सिक्किम की किस किस से लगती है। एक तो नेपाल है, चाइना है, भूटान है। राज्यों में अगर आप देखें तो केवल पश्चिम बंगाल से लगती है इसकी सीमा। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ओम प्रकाश माथुर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 32 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 7,096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छोटा सा राज्य है। नैनीताल शहर को खोखला कर रही है चूहों की फौज। और घर दुकान के साथ ही नाली, सड़क की, झील की सुरक्षा की दीवारों का कर रहे हैं कमजोर। गंभीर होती है समस्या। डीएम ने नगर पालिका को दी सर्वे का रिपोर्ट देने की मांग। पीएम मोदी के मोटापे के खिलाफ मुहिम को मिला व्यापक समर्थन। अभिनेता अक्षय कुमार, ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह, चिकित्सक समेत कई हस्तों ने पहल को सराहा है। नरेंद्र मोदी जी ने मोटापे से लड़ने और खाद्य तेल की खपत 10% कम करने का समर्थन किया था ना, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखते हैं कि महाकुंभ की तस्वीरें हैं, वहीं की बातें की जा रही हैं। ये 8 रुपये की ब्लड सैंपल कलेक्शन ट्यूब खरीदी गई 2,352 रुपये में। आप देखिए छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो घोटाले की बातें हो रही है ना, उसी की बातें की जा रही है।
गुजरात के दाहोद में आदिवासी महिला को पिटाई के बाद निरस्त घुमाया गया। और इसीलिए तो कहते हैं, देखिए अभी भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, इन लोगों के साथ भेदभाव होता है। कई जगह इस तरह की खबरें आती भी रहती हैं। ये आईफोन सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन मॉडल बनकर उभरा है। सीईओ टिम कुक ने कहा कि वह भारत को लेकर खास तौर पर उत्सुक है। उन्होंने भारत में एप्पल के और स्टोर खोलने की योजना का ऐलान किया। अब आप सभी जानते हैं कि देखिए भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला, दुनिया में सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में हो चुका है। तो यहाँ तो बाजार है ही। जेबीएस से महाराष्ट्र में एक और मौत हुई है, गुलेरियन बेरी सिंड्रोम है ना, उसी की बात की जा रही है। ठीक है। कोची में अवैध रूप से रह रहे 27 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए। अब आप देख लीजिए, बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। कई लोग कहते हैं लाखों में बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। चीनी लोन ऐप मामले में ईडी ने 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आजकल आप देखते हैं कि आसान से लोन दे दिया जाता है, फिर बाद में उनका बड़ा लूटा जाता है, बड़ी ब्याज दरें ली जाती। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। महाकुंभ में आइए तो लीजिए नैमिष दर्शन संग प्रकृति का भी सामीप्य। नैमिषारण्य में बदलाव के बाद भी बरकरार है तीत का अरण्य स्वरूप। आसपास के जंगल वातावरण को बनाते हैं मनमोहक। अच्छी बात है। 6 लाख के 5 नक्सली सहित 10 का आत्मसमर्पण हुआ है। अब आप देखते हैं कि एक तरह से इनके पास ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं बचा है ना नक्सलियों के पास। और अब आप देखते हैं कि इनका क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है, तो बहुत सारे मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। ये आप देखेंगे 1 दशक तक 8% की वृद्धि दर जरूरी है। आर्थिक सर्वेक्षण में विकसित भारत 2047 का दिया रोडमैप। राज्यों को निभानी होगी बड़ी जिम्मेदारी और यह कदम उठाने होंगे। तो 10 सेक्टरों में नियमों और प्रक्रियाओं को तत्काल आसान बनाया जाए। जीडीपी की तुलना में निवेश का अनुपात बढ़कर 35% करना होगा। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। प्रत्येक साल 78.5 लाख गैर कृषि रोजगार उपलब्ध कराने होंगे। 31% अभी निवेश का स्तर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में सर्वेक्षण के अनुसार। पारंपरिक आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाना नहीं होगा प्रासंगिक। 7 से 8% वृद्धि के लिए दिवालियापन कानून में सुधार जरूरी है, ये भी कहा जा रहा है। निजी निवेश में पक्की होगी विकसित भारत की बुनियाद। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करना होगा। इंफ्रा विकास में अकेले सरकार नहीं पूरी कर सकती है सभी जरूरतें। इंफ्रा परियोजनाओं के लिए पीपीपी मॉडल का फलना फूलना भी उतना आवश्यक है। इंफ्रा के आधुनिकीकरण से बढ़ेगी हमारी क्षमता भी। और आप देखते हैं 15.30 करोड़ घरों में पहुंचा नल से जल। देखिए जो नल जल कनेक्शन है ना, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल से जल वाले कनेक्शन की बात हो रही है। इन नवंबर 2024 तक 4 गुना बढ़कर लगभग आप देखिए 15.30 करोड़ हो गया है। और अगस्त 2019 में मिशन की शुरुआत के समय लगभग 3 ये आप देखते हैं कि 15 करोड़ हो गया है। और जब शुरुआत हुई थी तब 3.23 करोड़ घरों में नल से जल का आता था। ये उपलब्धियां आप लोग बता सकते हैं जब कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। ये विकसित भारत की छलांग में स्किल गैप की बड़ी खाई है। और आर्थिक सर्वेक्षण ने दिखाई तस्वीर। देश में 65.3% कार्बल के पास नहीं है किसी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण। जनसांख्यिकीय लाभ लेने की कार्बल को बनाना होगा कुशल। ईआई को फाउंडेशन कोर्स में शामिल करने की सिफारिश हो रही। 90.2% कार्बल माध्यमिक स्तर या उससे कम शिक्षित है। 88.2% कार्बल कम योग्यता वाले व्यवसायों में कर रहा है काम। और इतनी सालाना कमाई PLFS डाटा के अनुसार उन्नत शिक्षा और विशेष कौशल प्राप्त 4.2% कार्बल सालाना 4 लाख से 8 लाख रुपए के बीच कमाता है, जबकि लगभग 46% कार्बल सालाना 1 लाख रुपए से कम कमाता है। अब आपके पास योग्यता होगी तो ज़्यादा आपके पास पैसा होगा, नॉर्मल सी बात है। जबकि लगभग 46% कार्बल सालाना 1 लाख रुपए से कम कमाता है। इनमें मुख्य रूप से कृषि मजदूर, लिपिक कर्मचारी, फैक्ट्री कर्मचारी, छोटे स्तर के सेवा प्रदाता, श्रमिक शामिल हैं। शैक्षणिक योग्यता और श्रम बाजारों की मांग में मेल
ना होने के परिणाम स्वरूप 53% से अधिक स्नातक और 36% से स्नातकोत्तर अपनी शैक्षिक योग्यता कम स्तर पर रोजगार पा रहे हैं। इन सुधारों की जरूरत है। व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार क्षमता में सुधार के लिए शिक्षा का प्रारंभिक व्यवसायीकरण किया जा सकता है। इसका कौशल प्रशिक्षण रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पाठ्यक्रमों की प्रासंगिकता मूल्यांकन, प्लेसमेंट और मांग विश्लेषण के माध्यम से किया जाना चाहिए। ऐसे पाठ्यक्रमों को AI, सस्टेनेबिलिटी, बिग डाटा एनालिटिक्स आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में जरूरी जरूरतों को पूरा करने वाले पाठ्यक्रमों में से बदला जाना चाहिए। टेक्सटाइल उद्योग की समस्या का समाधान हो, ये भी कहा जा रहा है। पिछले वर्ष में रेल यातायात 8% बढ़ा। ये वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय रेलवे के यात्रियों में 8% की वृद्धि हुई है। और इस दौरान आप देखिए माल भाड़े में से राजस्व 5.2% बढ़ा। आर्थिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई। सर्वेक्षण में कहा गया कि बढ़ती यातायात को देखते हुए सरकार यात्री सुविधाओं को उन्नत करने के विभिन्न कदम भी उठा रही है और सरकार रेलवे के डिजिटलाइजेशन पर जोर दे रही है। और अक्टूबर 2024 में आरक्षित श्रेणी ई टिकटिंग का आंकड़ा 86% पर पहुंच गया है। अप्रैल नवंबर में शुद्ध स्टील आयात रहा भारत। और शहरों में विकास के साथ पर्यावरण की चुनौती भी है। समस्याओं से जूझते शहर के लिए नहीं मिले किसी नए कार्यक्रम के संकेत। मौजूदा योजनाओं के साथ ही सार्वजनिक परिवहन पर जोर रहने के आसार हैं। जल्दी 29 हो जाएगी देश में मेट्रो वाले शहरों की संख्या। अच्छी है। बजट के लिए तैयार। लाभ के हिसाब से वेतन नहीं बढ़ा रहे भारतीय कंपनियां। सामाजिक दायित्व के प्रति संवेदनशील नहीं हुई तो सरकार लाएगी टैक्स। आवश्यकता के हिसाब से काम और ओवर टाइम के घंटे बदलने की जरूरत है। 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है सप्ताह के दौरान भारत में। अभी फैक्ट्री नियम को बदलने की सिफारिश भी हो रही है और फैक्ट्री नियम के मुताबिक भारत में 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है। चीन पर निर्भरता भारत के लिए बड़ी चुनौती। बीजिंग से संबंधित सप्लाई चेन समस्याओं से निपटने के लिए बनाई जाए दीर्घकालिक नीति। एक ही स्रोत पर भारत की निर्भरता आने वाले दिनों में सृजित कर सकती है कई तरह की समस्याएं। आप देखेंगे, ये आप देखिए चाइना है ना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। ये 2% से अधिक थी वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान। 321.71 अरब डॉलर रहा अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान देश का निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे। सेहत के लिए अच्छा नहीं सप्ताह में 60 घंटे से अधिक काम करना। 12 घंटे से अधिक डायरेक्ट पर प्रतिदिन काम करने वाले का मानसिक स्वास्थ्य हो सकता है खराब। वैश्विक स्तर पर अवसाद और चिंता के चलते सालाना लगभग 12 अरब दिन होते हैं बर्बाद। नए रास्ते पर चले देश की शिक्षा को चाहिए रफ्तार। आर्थिक सर्वेक्षण ने शिक्षा सुधारों को रफ्तार देने के साथ ड्रॉप आउट को कम करने की जैसी चुनौती भी गिनाई है। NEP के अमल केंद्र में राज्य नियामक एजेंसी व शैक्षणिक संस्थानों के बीच तालमेल की बताई जरूरत। 24.50 करोड़ विद्यार्थी करीब 14.72 लाख स्कूलों में पढ़ रहे हैं देश में। 98 लाख शिक्षक देश भर में दे रहे हैं स्कूली शिक्षा। और निजी मेडिकल कॉलेजों में महंगी फीस पर चिंता भी जताई जा रही है। दलहन तिलहन की खेती को दिया जाए बढ़ावा। उर्वरकों का अधिक इस्तेमाल रोकने व ज्यादा पानी की फसलों की खेती की सीमित करने के लिए सुझाव दिए। 11.6% है कुल वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी। 64.4% हो गई महिलाओं की हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र में 2023-24 में। रोजगार देने में कृषि क्षेत्र की बादशाहत कायम है। पिछले 6 वर्षों में 2% की वृद्धि हुई है और एक दशक में 5.23% बढ़ी कृषि क्षेत्र की आय। G20 देशों में सबसे तेज बढ़ने वाला रहा भारत का बीमा क्षेत्र। ये आप देखिए आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान जताया गया है कि अगले 5 वर्षों में 2024 से 28 के दौरान भारत का बीमा क्षेत्र G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार रहेगा। G20 की बात करें तो ग्रुप 20 की बात कर रहा हूँ मैं और इसमें आप इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। इसके अगर हम लोग मेंबर की बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकन यूनियन आपको देखने को मिलेगा इसमें। और 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन 9.52 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है। रेलवे नेटवर्क विस्तार 10% घटा। बैगन के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। कनाडा, कोरिया की तुलना में रुपए ने किया बेहतर प्रदर्शन लेकिन फिर भी गिर रहा है। बाजार में इस वर्ष लग सकते हैं झटके। सावधानी बरते निवेशक। नए और युवा निवेशकों की बढ़ती संख्या भी बाजार के लिए चिंताजनक है। अमेरिका अस्थिरता की भारतीय बाजार के लिए बन सकती है खतरा। 21 करोड़ हो गई है NSE में निवेश खातों की संख्या। 4.4 लाख करोड़ रुपए की राशि NSE के नकदी बाजार में आई है 2020 से 24 के दौरान। गिरावट होने पर देखेंगे दूरगामी असर। सर्वे के संकेतों से 1% उछले शेयर बाजार। BSE में सेक्टर तेज। 10 कैपिटल गुड्स आप देखिए 3.89, औद्योगिक 3.61,
पावर 2.56, रियल्टी 2.24, एनर्जी 1.92, 6.15 लाख करोड़ रुपए बड़ी निवेशकों की संपत्ति। भारतीय बाजारों का सबसे अच्छा प्रदर्शन की बात हो रही है। सोने की कीमत नई ऊंचाई पर, 1100 रुपये बड़ा मूल्य, देख रहे हैं, ये अच्छा निवेश के लिए है सोना चांदी आजकल। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। विश्व चैंपियन भारतीय टीम का T20 में दबदबा कायम, ये सब चल रहा है। चलिए आप लोग पढ़ लिया करिए। विजय रथ पर सवार महिला 19 टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। और ये आप सभी जानते हैं कि देखिए आईसीसी वर्ल्ड अंडर 19 T20 विश्व कप हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते होंगे तो खूब देखते होंगे। सचिन को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, महान बल्लेबाज है ना, उन्हीं की बात हो रही है। बुमराह और मंदाना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बने। चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान टीम में फकर जमा की वापसी हुई है। याकूब ओएब ने फूल देकर वैशाली से मांगी माफी, ये सब चल रहा है। ग्रैंड मास्टर आर वैशाली से हाथ मिलाने से इनकार करते याकूब। ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग के सभी कप्तान घोषित हुए हैं। विद्या रानी ने रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण। ये आप देखिए मणिपुर की स्टार भारोत्तोलक एस विद्या रानी देवी ने राष्ट्रीय खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में शुक्रवार महिलाओं के 55 किलो वर्ग में स्नैच में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है। डेविस कप में टोगो के विरुद्ध भारत मजबूत है। भारतीयों में अनिर्बान लहिड़ी रहे आगे, नीमन शीर्ष पर है। भारतीय स्टार गोल्फर है। कंफर्ट जोन से आगे नया आकाश है। बढ़ते रहिए, मेहनत करिए आप लोग भैया। मैं तो कहता हूं कि नए नए कौशल सीखते रहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें। काश पटेल ने कहा उन्हें होना पड़ा नक्सल का शिकार। FBI के नेतृत्व करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की संसद पसंद काश पटेल सीने समिति के सामने पेश हुए हैं ना, इस दौरान उन्होंने सांसदों को बताया बड़े ही होने के दौरान उन्हें नक्सलवाद का सामना करना पड़ा। अमेरिकी सीनेटरों ने EAD के स्वतः नवीनीकरण को 180 दिन तक वापस करने पर दिया जोर। ये आप देखिए रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज की बात हो रही। रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज को लेकर यह प्रस्ताव भारतीय आप्रवासियों के लिए एक बड़ा झटका होगा। H1B वीजा धारकों के जीवन साथियों को बहुत मदद मिली और जिससे एक बड़ी संख्या भारत से थी। जन्मजात नागरिकता गुलामों के बच्चों के लिए थी, पूरी दुनिया के लिए। ट्रंप के राष्ट्रपति ने जन्मजात नागरिकता के खिलाफ जारी किया था आदेश। सेटल की कोर्ट ने लगा दी थी रोक, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज से कनाडा और मेक्सिको पर लगेगा ट्रंप टैरिफ। ट्रंप ने की कनाडा और मेक्सिको पर 25 से 25% टैरिफ लगाने की घोषणा। नशीला पदार्थ फेंटेनाइल भेजने के चलते चीन पर भी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप बने हैं राष्ट्रपति तो उथल पुथल तो रहेगी। आज से 3 और कैदी रिहा करेगा हमास। ये आप सभी जानते हैं कि इजराइल हमास में समझौता हुआ है ना, ये भूमध्य सागर यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये लाल सागर यहाँ देखने को मिलेगा। ये हमारा प्यारा भारत है। तबाही के इंतजार में था वॉशिंगटन DC का एयरबेस। अमेरिकी विमान दुर्घटना हुई ना, उसी की बात हो रही है। रूस की सेना ने यूक्रेन पर ड्रोन की बौछार की। ये आप देखिए ये रूस है, यूक्रेन है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। हेलवेट पिकार्ड कंपनी ने पहला छोटा कैलकुलेटर HP 35 पेश किया। 1972 में आज ही के दिन अमेरिका में हेवलेट पिकार्ड कंपनी ने $395 में पहला छोटा वैज्ञानिक कैलकुलेटर HP 35 पेश किया था। 35 बटन वाले कैलकुलेटर को इस तरह डिजाइन किया गया था कि जेब में फिट हो जाए। यह डिजिटल गणितीय समस्याओं को हल करने में सक्षम था। पहली बार प्रकाशित हुई ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। 1884 में आज ही के दिन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी पहली बार प्रकाशित हुई थी। इसमें 352 पृष्ठ थे। आज इसे अंग्रेजी भाषा के सबसे सटीक शब्दकोशों में से एक माना जाता है। इसकी कल्पना 1857 में फिलोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने एक परियोजना के रूप में की थी। ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाते थे न्यायमूर्ति अब्बास तैयब जी। न्यायमूर्ति अब्बास तैयब जी का जन्म 1853 में आज ही वडोदरा में हुआ था। इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई पूरी कर 1875 में भारत लौटे। 1893 में बड़ौदा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने। 1919 में सभी सुविधाओं को त्याग कर महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल हो गए और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष भी रहे। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने खादी बेचने व उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बैलगाड़ी से गुजरात की यात्रा की। गांधी जी ने उन्हें गुजरात के ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि दी थी। गांजा व भांग का अधिक सेवन स्मृति के लिए नुकसानदायक है। अमेरिका के शोधकर्ताओं ने 22 से 36 वर्ष की आयु के 1000 से अधिक युवाओं में नशे के उपयोग को प्रभाव विश्लेषण किया है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन नेटवर्क ओपन अध्ययन प्रकाशित किया है। गांजा भांग
युवाओं पर देखे नकारात्मक परिणाम। प्रारंभिक चरण के फेफड़ों के कैंसर की सर्जरी के जरिए बेहतर जीवन यापन संभव है। सर्जरी में फेफड़ों के उस हिस्से को हटाया जाता है जिसमें ट्यूमर होता है। प्रारंभिक चरण में पता चलने पर 50% लोग 5 साल तक जीवित रहते हैं। बीजिंग में एआई और रोबोटिक्स प्रदर्शन ये हो रहा है, आप देख रहे हैं। समय पूर्व जन्मे बच्चों को के प्लेसेंटा में एकत्रित मिला प्लास्टिक। बर्फीली बालकनी को बना दिया प्राकृतिक फेजी। जापान में घर में इंडोर फार्म देख रहे हैं। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं।